गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बेटा, आज हम चैप्टर 1 डेवलपमेंट में अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। और आज का टॉपिक है बेटा हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यानी कि डेवलपमेंट के पॉइंट पर हम कैसे अलग अलग देशों या अलग अलग स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसके पिछली वाली क्लास में बेटा हमने टॉपिक पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। वहाँ पर हमने बात की थी कि इनकम से ऊपर भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो पर्सन अपने डेवलपमेंट के लिए कंसिडर करता है। लाइकवाइज किसी भी देश के तरक्की करने के लिए, डेवलप होने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, अलग अलग नोशंस हो सकते हैं उनके। तो हम कोई एक कॉमन आइडिया नहीं कह सकते हैं कि हाँ इस बेस पर हम डेवलपमेंट होगा, या क्योंकि सभी लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, सभी लोगों का फीडबैक अलग अलग हो सकता है। तो हम कैसे किसी कॉमन क्राइटेरिया तक पहुँचें, यानी कि अगर हम दो नेशंस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कब किसी देश को डेवलप्ड कहा जाएगा या कब किसी स्टेट को अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड वाले प्रोसेस में कहा जाएगा, तो ये जजमेंट हम लें तो ले कैसे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा यहाँ पर, हाउ ए कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। यानी कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसी भी देश के आगे हम डेवलप्ड वर्ड यूज़ करेंगे या किसी भी नेशन के आगे अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है क्या, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आइए वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा है कि कंपेयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, है ना। देश पर जाने की ज़रूरत नहीं है, नेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नेशन को एक क्लास के रूप में समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल में, कि हमारी जो क्लास है उसमें से सपोज करिए कि हमें कुछ टीम्स का सिलेक्शन करना है। जैसे एक क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है, खो खो की टीम का सिलेक्शन करना है, या फिर एक जीके या क्विज कंपटीशन में जाने वाली टीम का सिलेक्शन करना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने रैंडमली 5 बच्चों को पिक किया और कह दिया कि ये बच्चे या ये 11 स्टूडेंट्स होते हैं क्रिकेट की टीम में, तो 11 स्टूडेंट्स को पिक किया और कहा कि ये लोग जाकर क्रिकेट खेलेंगे। कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया रैंडमली और ये जाकर खो खो की टीम में जाएंगे, और रैंडमली कह दिया मैंने कि ये बच्चे हैं जो क्विज कॉम्पिटिशन में जाकर सेलेक्ट हो जाएंगे या वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। क्या ये सही तरीका है बच्चों? नहीं। हर पर्सन में या हर स्टूडेंट में एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक कुछ क्राइटेरिया के बेस पर मुझे वो जजमेंट लेना पड़ेगा, है ना, कि उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, उनका स्टेमिना कैसा है, या उनके अंदर जो उस क्रिकेट को लेकर जो स्किल्स हैं, क्या वो बेसिक स्किल्स उनके पास में हैं। खो खो खेलने के लिए जो लेवल चाहिए, जो एकदम अलर्टनेस का माइंडनेस अलर्ट होना चाहिए, क्या वो लेवल उनके पास में है, क्या वो स्किल्स उसके पास में है। इस बेस पर मैं वो जजमेंट ले पाऊँगा। उसी तरह से अगर मुझे क्विज कंपटीशन के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना है तो उनके एकेडमिक्स रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा, है ना, उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, तब जाकर मैं ये सारी टीम्स का सिलेक्शन कर पाऊँगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि हम ये कंपेरिजन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स का। फॉर दिस वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि अलग अलग बेस, क्राइटेरिया यानी कि बेस फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि जैसा उद्देश्य होगा, जैसा पर्पस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग बेस बनाएंगे कि इस अगर हमारा उद्देश्य ये है, हमें पर्पस ये है, जैसे क्विज कंपटीशन के लिए मुझे टीम भेजनी है तो मुझे इस बेस पर बच्चों को जजमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे क्रिकेट की टीम भेजनी है तो मुझे इस बेस पर बच्चों को जज करना पड़ेगा। खो खो के लिए, कबड्डी के लिए, टेबल टेनिस के लिए, चेस के लिए, या जिस भी एक्टिविटी के लिए टीम का सिलेक्शन करना है, तो मेरा बेस जजमेंट का ये होगा। तो हमने यहाँ से क्या बात सीखी कि जब भी कंपैरिजन वाली बात आती है तो कोई एक क्राइटेरिया होता है, कोई एक बेस होता है, जिस बेस को हम ध्यान में रखते हैं और उस बेस को ध्यान में रखते हुए फिर हम नेशंस का कंपैरिजन करते हैं। तो वो बेस क्या होगा, कहीं ना कहीं एक कॉमन नोशन पर तो हमें पहुंचना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक तो हम ये पढ़कर आए हैं कि डिफरेंट पीपल एज वेल एज डिफरेंट सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हैव ए डिफरेंट नोशंस, यानी कि सभी लोगों की अपनी अपनी राय होती है। तो क्या कॉमन नोशन होगा जिसके बेस पर नेशंस को कंपैरिजन किया जाएगा? आइए उसके बारे में बात करते हैं। Yes, students, we are discussing about the topic how to compare different countries or different states. So हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हम अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे अलग अलग नेशंस का कि कैसे किसी नेशन को डेवलप्ड कहा जाएगा या अनडेवलप्ड कहा जाएगा, तो क्या क्राइटेरिया होगा फॉर डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो एक कॉमन क्राइटेरिया बनाया गया है बच्चों इनकम को लेकर, यानी कि इनकम के बेस पर हम ये जजमेंट करेंगे कि कौन सा देश डेवलप्ड कहलाएगा और किस नेशन को अनडेवलप्ड का टैग दिया जाएगा। इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट के ऊपर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा बच्चों यहाँ पर। वन ऑफ द मोस्ट का मतलब क्या है कि केवल इनकम ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पर हम ये जजमेंट ले लेंगे कि ये नेशन डेवलप्ड होगा या ये नेशन अनडेवलप्ड होगा। नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन उन क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? इनकम। This one is one of the most important criteria to make a judgment or to compare in between, make a comparison in between two nations. तो अगर इनकम को हमने क्राइटेरिया बनाया है कंपैरिजन करने का दो नेशंस या दो कंट्रीज को, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें जानकारी होनी चाहिए व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, यानी कि उस देश की इनकम है क्या, है ना। देश यानी क्या है बेटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे देश को? नेशन। तो उस देश की इनकम क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। अब कोई देश ऐसा तो है नहीं कि बेटा देश कमाने जाता है, देश बिजनेस कर रहा है या देश नौकरी करने जा रहा है, वहाँ से जो भी सैलरी आ रही है उसे हम क्या करेंगे, उसे उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और कह देंगे कि हाँ इस देश की इनकम ये है। नहीं, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है ना। जब आप 12th क्लास में आएंगे, 11th में कॉमर्स लेंगे, तो वहाँ पर जब इकोनॉमिक्स पेपर आएगा तो वहाँ पर आपको इसके बेसिक्स सिखाए जाएंगे, और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर पूरे नेशनल इनकम का एक पूरा चैप्टर आएगा जहाँ पर आपको इन डिटेल समझाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पर मैं जो इस इनकम की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, इस इनकम का मतलब है नेशनल इनकम से, है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफ मैनर में आपको नेशनल इनकम के बारे में बात करूँगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ए रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि उस देश के जो रेसिडेंट्स हैं, उस देश के जो नागरिक हैं, उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी इनकम को या उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। प्लस इसमें फॉरेन से होने वाली इनकम को भी ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। यानी कि रेसिडेंट्स की इनकम प्लस फॉरेन से होने वाली इनकम को भी ऐड ऑन करके हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा बेटा, जहाँ पर मैं आपको, अगर आप जानना चाहेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं आपको इसकी जानकारी भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको अभी 10th के लेवल पर कितना जानना जरूरी है वो मैं समझाना चाहूँगा आपको कि नेशनल इनकम, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा NI, नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वी ऐड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसे NFIA कहा जाता है।
यानी कि किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उस देश की डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, उस नेशन की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज बने हैं उनकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल ही कहा जाता है बेटा डोमेस्टिक इनकम। प्लस क्या चीज हमने इसमें ऐड ऑन की है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश, यानी कि कुछ फैक्टर्स, कुछ जैसे कि आपने 9th क्लास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, कौन से फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स हैं जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो हो सकता है कि इन फैक्टर्स को हमने फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड किया हो, तो जब हम किसी फैक्टर को किसी नेशन को प्रोवाइड कराएंगे तो बदले में हमें कुछ पेमेंट मिलेगा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो अब्रोड से यानी कि फॉरेन कंट्रीज से हमने लिए होंगे। तो अगर हमने उन फैक्टर्स को लिया है तो बदले में हमें उसके बिहाफ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पार्ट बेटा पेमेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं फ्रॉम, और अगर हम किसी नेशन को पेमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं टू। तो सपोज करिए हमने 100 रुपीज को रिसीव किया और 30 रुपीज का पेमेंट किया। बात समझने की कोशिश करना बच्चों यहाँ पर, दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, है ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 12th में जाकर सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि मैंने 100 रुपीज का पेमेंट रिसीव किया उन फैक्टर्स के बिहाफ पर और 30 रुपीज का पेमेंट किया उन फैक्टर्स के लिए। तो NFIA कितना हुआ, 100 माइनस 30 यानी कि 70। तो ये जो अमाउंट है वो इस तरह से जनरेट किया जाता है। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में इस NFIA को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम का कंसेप्ट। यहाँ तक बात हुई क्लियर बच्चों? तो क्या केवल किसी भी नेशन की नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए ही हम ये सारा कंपैरिजन कर देंगे? इज इट ट्रू? नो, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक नेशन है ए और उस नेशन में 10 लोग रहते हैं, है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस नेशन में 10 लोग रहते हैं और हर पर्सन की इनकम है 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज हर पर्सन की इनकम है और कितने पर्सन रहते हैं, 10। तो टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई, 10 मल्टीपल 100, यानी कि कितना आ गया बेटा ये 1000, यानी कि ए नेशन की इनकम कितनी हो गई 1000। एक और एग्जांपल, वहीं दूसरी तरफ अगर कंपैरिजन करना है तो एक और नेशन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक और नेशन है बी और यहाँ पर रहते हैं 5 लोग और इनकी भी पर पर्सन इनकम है 100 रुपीज, तो टोटल नेशनल इनकम कितनी हुई 5 मल्टीपल 100 यानी कि ₹500। तो ए नेशन में नेशनल इनकम हुई 1000, बी नेशन में इनकम हुई 500। तो क्या केवल 1000 और 500 का कंपैरिजन अगर जब हम करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए नेशन की इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू बी नेशन, इसलिए ए नेशन ज्यादा डेवलप्ड कहलाएगा एज कंपेयर टू बी। ऐसा करना गलत होगा बच्चों। केवल नेशनल इनकम के बेस पर हम कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं करते हैं। यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि कंडीशन से अप्लाई है। यहाँ पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत है उस देश की पॉपुलेशन। सपोज करिए ये नेशन हुआ इंडिया और ये नेशन हुआ स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा कम है ना, और इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन वाले पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए हम कंपैरिजन करते समय दो नेशंस का नेशनल इनकम को ध्यान में नहीं रखते हुए हम एक अगले कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं और वो कंसेप्ट है एवरेज इनकम।
यानी कि हम नेशनल इनकम के बेस पर कंपैरिजन नहीं करते हैं नेशंस का, हम कंपैरिजन करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं किसकी, एवरेज इनकम की। और एवरेज इनकम को ऑब्टेन करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हम टोटल नेशनल इनकम में उस देश की टोटल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का डिवाइड कर देते हैं और उस तरह से हम एवरेज इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और इसी एवरेज इनकम को और किस नाम से जाना जाता है बेटा, पर कैपिटा इनकम के नाम से भी हम इसे बुलाते हैं यानी कि जानते हैं। पर कैपिटा इनकम कहें या एवरेज इनकम कहें एक ही बात है। अब अगर इन नेशंस की अगर हमें एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी थी तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर नेशनल इनकम है 1000 और पॉपुलेशन है 10, तो 1000 अपॉन 10 करेंगे तो एवरेज इनकम कितनी आई यहाँ पर 100। यहाँ पर नेशनल इनकम कितनी थी 500, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर भी एवरेज इनकम आ गई हमारे लिए 100 है ना। यहाँ पर भी आप क्या करते हैं 10 करते हैं, तो 10 में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गई हमारे लिए 50। ठीक, अब ये कंपैरिजन थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया है ना, जजमेंट लेना हमारे लिए आसान हो गया कि हम किस तरह से दो देशों को आपस में कंपैरिजन करके उनकी एवरेज इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज इनकम के बेस पर उनका कंपैरिजन